बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर बिलाल मुनीर, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम एनएमटी कैट का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो न्यूक्लियर फिज़िक्स के सेकंड हाफ और एनएमटी कैट के यूनिट 12 बी बनता है। आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट्स को कवर करेंगे वो है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन और मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन और रेडियो आइसोटोप्स। हमारे पास इस चैप्टर नंबर जो हमने चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ में जब हम रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ और डिफरेंट बातें हमने इस लेक्चर में स्टडी करनी है। उससे पहले कि हम रेडिएशन को के इफ़ेक्ट्स को समझें, हमें देखना पड़ेगा कि रेडिएशन को हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, रेडिएशन को हम किस तरह से मेजरमेंट में लेके आते हैं। हमारे पास जो रेडिएशन को स्टडी करने का या रेडिएशन को देखने का जो एक फैक्टर हमने स्टडी किया था, दैट वाज बेसिकली एक्टिविटी। एक्टिविटी इज़ बेसिकली डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। कितनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कोई एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसकी एक्टिविटी कहलाती है, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन सोर्स भी कह सकते हैं। अब हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट है उसके लिए रिलेशन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ एक्टिविटी कैन बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट, दैट इज़ गिवन बाय दिस फैक्टर लैम्डा, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ अवेलेबल एट दैट मोमेंट। तो हम उसको प्रोडक्ट को एक्टिविटी का नाम देते हैं। इसके जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उनमें हमने 3 यूनिट्स स्टडी किए थे, दैट इज़ बैकरल। बैकरल इसका ऐसा यूनिट है जो कि एक बैकरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के, यानी एक डिसइंटीग्रेशन अगर 1 सेकंड में हो रही है तो उसे हम 1 बैकरल कहते हैं। लेकिन ये एक बहुत छोटा यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एटम टूटते हैं या डिकम्पोज होते हैं या डॉटर में कन्वर्ट होते हैं, डिके होते हैं, ये एटम्स बेशुमार बड़ी तादाद में होते हैं। इसलिए इस यूनिट के अलावा भी हम यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रदरफर्ड बराबर होता है 10 पावर 6 बैकरल के या 10 पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के। जबकि इससे ही बड़ा यूनिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ 1 क्यूरी, एंड 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 10 पावर 10 बैकरल के। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो हम क्या चूज़ करेंगे? हम बैकरल को चूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसे की बात ना करें तो तीनों यूनिट इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनमें से जो बैकरल है ये इसका SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जब एक बॉडी को हम रेडिएशन एक्सपोज करते हैं तो बॉडी अपने अंदर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उसको हम एब्जॉर्ब्ड डोज से बताते हैं। एब्जॉर्ब्ड डोज क्या है? तो एब्जॉर्ब्ड डोज बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एन आयोनाइजिंग रेडिएशन सोर्स पर यूनिट मास। बॉडी के जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन को, उसके पर यूनिट मास में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन के मुताबिक बनता है एनर्जी पर यूनिट मास, जहां एनर्जी को हम जॉल में और मास को हम किलोग्राम में लेते हैं। यानी कि अगर बॉडी का 1 किलोग्राम मास है, उस 1 किलोग्राम मास में कितनी जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, दैट इज गिवन बाय एब्जॉर्ब डोज। और ये जॉल पर किलोग्राम जो यूनिट है फर्दर बन जाता है अ न्यू यूनिट दैट इज नोन एज ग्रे। तो 1 ग्रे इज बेसिकली द SI यूनिट यूज्ड फॉर एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज का अगर ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा ग्रे। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल G एंड स्मॉल y से लिखते हैं। हमारे पास जो ग्रे यूनिट है इसका ऐसा यूनिट है। इसके अलावा एक ओल्ड यूनिट भी हम एब्जॉर्ब डोज का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रेडिएशन, दैट इज गिवन बाय RAD, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। इसको हम एज सिंबल इस्तेमाल करते हैं। एंड 1 रेडिएशन बराबर होता है 0.01 ग्रे के, और ये इसकी कन्वर्जन फैक्टर है। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हम 1 ग्रे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ ओल्ड यूनिट। तो 1 ग्रे इक्वल्स टू 100 रेडिएशन। हमारे पास एक बॉडी के अंदर मौजूद यानी कि इसका जो मास है उसके ऊपर डिपेंडेंस होती है कि कितनी एनर्जी की वैल्यू वो अब्जॉर्ब कर सकता है। अगर हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला को सॉल्व करें,
द फॉर्मूला ऑफ एब्जॉर्ब डोज को अगर हम एनर्जी के लिए सॉल्व करें तो एनर्जी बिकम इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय डोज। अच्छा, हमारे पास अगर हम देखें तो बॉडी में मौजूद जो एनर्जी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? डायरेक्टली डिपेंड कर रही है मास पे। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं तो हम इस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं कि 10 मिलीग्रे अगर हमारे पास एक अमाउंट हम सोच लेते हैं जो हम बॉडी के एक पार्ट को दे रहे हैं जिसको हम हैंड कहते हैं, 10 मिलीग्रे टू हैंड देंगे तो ये जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा वो कम होगी एज कंपेयर टू अगर मैं 1 मिलीग्रे पूरी बॉडी को दूं। अब इस बात को समझें कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब्ड है डिपेंड करती है मास बॉडी का कितना बढ़ेगा। अगर हम कंपेयर करें हाथ के मास को बॉडी के मास से तो आप जानते हैं कि हो सकता है कि बॉडी का मास जो है वो हाथ के मास से 100 गुना ज़्यादा हो, क्योंकि आम तौर पे बॉडी जो है 50-60 ठीक है इतने किलोग्राम की होती है और हाथ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मास रखती है। अगर हम 10 मिलीग्रे एक हैंड को सप्लाई करेंगे एनर्जी जो वो अब्जॉर्ब करेगा अपने मास के मुताबिक तो वो कम होगी अब्जॉर्ब एनर्जी एज कंपेयर टू अगर हम 1 मिलीग्रे पूरी की पूरी बॉडी को दें। पूरी की पूरी बॉडी का मास हाथ के मास से कई गुना ज़्यादा है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो 10 मिलीग्रे एनर्जी टू द हैंड लेस होगी एज कंपेयर टू अगर हम पूरी बॉडी की एनर्जी को अब्जॉर्ब करें। पर किलोग्राम अगर बॉडी में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो हर किलोग्राम के बढ़ने से यानी ज़्यादा मास होने से एनर्जी भी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी तो डोज बढ़ जाएगी पूरी बॉडी के लिए एज कंपेयर टू अ हैंड। तो फैक्टर जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे दैट इज बेसिकली द मास ऑफ दैट बॉडी जिसको हमने एनर्जी सप्लाई की है। तो इस फॉर्मूला से हम आसानी से एनर्जी निकाल सकते हैं अगर हमें मास ऑफ अ बॉडी या मास ऑफ दैट पार्ट जिसपे हम बॉडी जिसमें हम एनर्जी को अब्जॉर्ब करवा रहे हैं वो पता हो। इसलिए इसके मुताबिक एक छोटी सी एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस की है जो हमें बता सकती है कि बॉडी के अंदर मास की अमाउंट पे यानी मास कितना ज़्यादा है उसके मुताबिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा या कम अब्जॉर्ब होगी डिपेंडिंग अपॉन द मास। इसके अलावा हमारे पास अगर वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उसी टाइम इस रिलेशन से भी वैल्यू ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें मास चाहिए होगा और डोज की वैल्यू जो कि उसने बताई होगी एमसीक्यू में हम उसके थ्रू ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ इंफॉर्मेशंस इसी के मुताबिक अगर हम देखें तो इक्वल डोज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन अगर हमारे पास कोई डिफरेंट रेडिएशन सोर्सेज हैं उसकी इक्वल डोज अगर हम देते हैं तो वो सेम इफेक्ट पैदा नहीं करती बॉडी पे, क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज हैं इनके बदल जाने से बॉडी पे इफेक्ट भी बदल जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग होते हैं देन एक्स रेज। अल्फा पार्टिकल को अगर हम सेम अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल को अगर हम बॉडी के देते हैं उसी अमाउंट के अगर हम एक्स रेज बॉडी को देते हैं तो अल्फा रेज ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट पैदा करेंगी एज कंपेयर टू एक्स रेज, हालांकि दोनों की जो अमाउंट है वो सेम रखी गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इफेक्ट और किस किस बात पर डिपेंड करता है तो इफेक्ट ऑफ न बॉडी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पार्ट ऑफ बॉडी एब्जॉर्ब दैट रेडिएशन। हम बॉडी के किस पार्ट को ये रेडिएशन सप्लाई कर रहे हैं इस पे भी डिपेंडेंस होती है। बायोलॉजिकल इफेक्ट बदल जाता है अगर बॉडी का पार्ट बदल जाएगा। जैसे कि आंख का अगर हम कंपैरिजन करें तो आंखों को न्यूट्रॉन्स ऑफ सेम अमाउंट ज़्यादा डैमेज करते हैं एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी। अगर मैं न्यूट्रॉन की वही मिकदार आंखों को सप्लाई कर दूंगा और उसके वही मिकदार बॉडी किसी और पार्ट को दे देंगे सच एज हैंड या हेड तो हमारे पास इफेक्ट है वो आइज के लिए ज़्यादा डैमेजिंग होगा एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब है अगर हम इस बात को समराइज करें तो एक तो नेचर ऑफ अ सब्सटेंस यानी नेचर ऑफ द आयनाइजिंग जो रेडिएशन जो सोर्स है इस पे, इसके अलावा बॉडी के किस पार्ट पे हम रेडिएशन भेज रहे हैं इस पे भी डिपेंडेंस होती है कि इफेक्ट कैसा पैदा होगा। यानी कि बदलने से क्या सोर्स बदल देने से या इसके अलावा बॉडी का वो हिस्सा जिस पे हम रेडिएशन दे रहे हैं इसके बदलने से इफेक्ट भी बदल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास डोज के अलावा बॉडी के यानी कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके साथ और रेडिएशन कौन सी है इनको फैक्टर्स को देखते हुए हमारे पास एक नया फैक्टर आता है दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट डोज। डोज और इक्विवेलेंट डोज में क्या फ़र्क है
कि हमारे पास इक्विवेलेंट डोज हासिल करने के लिए हमें डोज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक नए फैक्टर से, दैट इज नोन एज RBE. RBE इज एन एक्रोनाइम फॉर रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, और ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं सोर्स पे, और उन सोर्स की वैल्यूज की मदद से हमें फैसला कर सकते हैं कि हमें कितनी डोज इक्विवेलेंट तौर पे चाहिए होगी अपने बॉडी के उस पार्ट को सप्लाई करने के लिए जिस पार्ट को हम एक्सपोज करना चाहते हैं रेडिएशन को। अगर हम इक्विवेलेंट डोज का यूनिट देखें तो इक्विवेलेंट डोज का यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट आता है, दैट इज नोन एज सेवर्ट, और शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल S एंड स्मॉल v से इसको डिनोट करते हैं। ओल्ड यूनिट जो है इक्विवेलेंट डोज का हमारे पास मौजूद है, दैट इज नोन एज रेम। रेम बराबर है 0.01 सेवर्ट के, यानी 1 रेम बराबर होता है 10⁻⁻² सेवर्ट के। और इस कन्वर्जन फैक्टर को हमें याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हमें वैल्यू आएगी, हमने जब भी सॉल्यूशन करना पड़ता है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, तो हम हमेशा ऐसा यूनिट में वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो अगर हमारे पास वो वैल्यू इंफॉर्मेशन में ऐसे यूनिट से हट कर दी हुई है, लाइक अगर इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू रैम में दी गई है, तो पहले जब तक उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे सेवर्ट में, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, वरना आंसर में वेरिएशन आ सकती है। दैट इज वाई दिस कन्वर्जन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से अगर हम निकालें 1 सेवर्ट की वैल्यू, तो 1 सेवर्ट की वैल्यू बराबर हो सकती है 100 रैम के। ये कन्वर्जन फैक्टर भी हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ वैल्यूज जो कि हमें टेबल की फॉर्म में गिवन भी है अपनी बुक में, वो देख सकते हैं। RBE फैक्टर्स फ्रॉम सम सोर्सेज, अगर हम देखें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज से हमारे पास कुछ RBE फैक्टर्स अवेलेबल हैं। एक्सरेज, गैमा रेज या अल्फा पार्टिकल ऑफ 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और मोर, अगर ये सोर्सेज अवेलेबल हैं तो हमारे पास इनसे पैदा होने वाला जो RBE फैक्टर है वो है 1, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डोज और इक्विवेलेंट डोज को अगर हम चाहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके लिए डोज एंड इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू भी सेम होगी, बिकॉज RBE फैक्टर जो है वो इस टाइम पे 1 है इन सोर्सेज के लिए। इसके अलावा अगर हम सोर्स को चेंज कर दें और अल्फा पार्टिकल्स लेस देन 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोर्स से लें, तो यही फैक्टर जो है वो 1.7 बन जाता है। यानी कि अब हमें अपनी डोज और इक्विवेलेंट डोज के कन्वर्जन के लिए डोज को 1.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें इक्विवेलेंट डोज मिल सकती है अगर हमारे पास सोर्स अल्फा पार्टिकल लेस देन 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके अलावा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बिलो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी के हैं, तो अगर यही हम देते हैं पूरी बॉडी को, तो ये RBE फैक्टर देंगे आपको 10, जबकि अगर हम आइस को देते हैं तो यही RBE फैक्टर हो जाएगा 30। तो आप देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट डोज जो है वो आई के लिए बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द कंप्लीट बॉडी, अगर हम इसको इस फॉर्मूला में रखते हैं। तो आई अभी मैंने पढ़ा था यही वाली बात कि आइस के लिए न्यूट्रॉन मोर डैमेजिंग है एज कंपेयर टू द कंप्लीट बॉडी। तो हमें जब भी डोज देनी पड़ेगी तो हमें इस इक्विवेलेंट डोज से उतने फैक्टर डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम फॉर्मूला को अरेंज करें तो डोज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट डोज डिवाइड बाय दिस RBE फैक्टर होगा। तो आइस के लिए अगर हम सेम इफेक्ट चाहते हैं तो हमें डोज को यानी कि बाकी बॉडी के मुकाबले में इस 30 के फैक्टर से कम रखना पड़ेगा बाय दिस सिंपल रिलेशन। तो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन के बाद अगर अल्फा पार्टिकल फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सोर्स कोई हमारे पास अवेलेबल है, आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल अल्फा पार्टिकल्स किसी सोर्स से निकल के आ रहे हैं, तो उसके लिए जो RBE फैक्टर है वो 10 होगा। और हैवी न्यूक्लियाई अगर रिक्वाइल करके आता है तो उसके लिए हमारे पास जो फैक्टर है वो 20 हो जाएगा। यानी कि कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, दैट इज फ्रॉम योर बुक। और सिंपल वैल्यूज आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। अगर आपको वैल्यूज पता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार MCQ में अगर आपको सॉल्व करने के लिए देगा तो वो वैल्यू दे भी सकता है, और कभी और हो सकता है कि वो सिर्फ आपको सोर्स का नाम बता दे और आपको ये वैल्यू खुद से लिखनी पड़े। तो एटलीस्ट इन वैल्यूज को आपने ज़रूर अपने लर्निंग प्रोसेस में रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इसी डोज के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, जो कि हम बुक से ये वैल्यूज जो हैं वो गैदर की हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। तो बैकग्राउंड रेडिएशन जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद थी, व्हाट इज बैकग्राउंड रेडिएशन? हमारे सराउंडिंग में जो रेडिएशन हर टाइम अवेलेबल है, जो कि डिफरेंट सोर्सेज, जो कुछ जिनमें कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग में हर टाइम मौजूद हैं। इनसे आने वाली रेडिएशन हम इसे बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं।
इनमें दो मेन सोर्सेज जो हैं वो अर्थ क्रस्ट और दूसरा जो है वो कॉस्मिक रेडिएशंस भी होती हैं। अब इन से पैदा होने वाला जो एक्सपोजर है जो कि हर इंसान को एवरेज पूरे साल में देखने को मिलता है, तो 2 मिलीसीवर्ट तक रेडिएशन हम जो पूरे साल में अपने बैकग्राउंड रेडिएशन की सोर्स की मद में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये वैल्यू याद रखनी है हमने। इसके अलावा अगर 3 सीवर्ट तक रेडिएशन किसी को एक्सपोज कर दी जाए तो उसके स्किन बर्न का इफेक्ट उसे नजर आ सकता है। स्किन बर्न का बायोलॉजिकल इफेक्ट वो देखने को मिलेगा अगर हम इतनी वैल्यू जो है कि रेडिएशन किसी भी शख्स को एक्सपोज कर दें। इसके अलावा डोज ऑफ 1 मिलीसीवर्ट इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज सेफ फॉर अ वर्कर जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम करते हैं। अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज जाहिर बात है जो कि हमारे पास जो जितने भी ऐसे इदारे हैं जहाँ पे रेडिएशन का काम होता है, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी के जितने भी हमारे पास रेडिएशन जो रेडिएटर्स होते हैं वहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मिलीसीवर्ट तक की जो एनर्जी है इसको नॉर्मल हम डोज को कंसिडर करते हैं, यानी इससे ज़्यादा होगी तो वो डेंजर लेवल में चला जाएगा और डेंजरस कंसिडर होगी। तो ये हमारे पास एक सेफ लेवल की वैल्यू है। इसके अलावा द डैमेज ऑफ अल्फा पार्टिकल का डैमेज आमतौर पर बाकियों से कम हो सकता है अनलेस के ये सोर्स बॉडी में दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में बात पढ़ी थी कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं दे आर लेस पेनिट्रेटिंग। ये जो यहाँ तक हमारे पास यानी कि सोर्स बॉडी में पेनिट्रेट करना चाहता है उसके लिए उसका मैस में हल्का होना ज़रूरी है, लेकिन ये क्योंकि मैस में भारी होती है इसलिए बहुत अंदर तक नहीं जाते, लेकिन जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट पैदा करेंगे। इनका डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर बॉडी के अंदर एंटर करवा दिए जाएं, लेकिन अगर बॉडी से बाहर है तो इनका जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो स्मॉल कंसिडर होगा, क्योंकि बॉडी में इनको पेनिट्रेट करने के लिए ज़्यादा यानी कि पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल कैन कॉज रेडनेस एंड सोर टू स्किन। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन के बारे में भी डिस्कस किया कि थोड़ी होती है, उनसे थोड़ी ज़्यादा बीटा पार्टिकल्स की होती है, और पेनिट्रेट से ज़्यादा कौन से करते हैं, गैमा रेज कर सकती हैं। तो अल्फा बीटा पार्टिकल उनके स्किन में बहुत डेप्थ तक यानी बॉडी में नहीं जा सकते, स्किन तक रहते हैं, तो इसलिए स्किन में ये रेडनेस एंड सोरनेस पैदा कर सकते हैं। इसलिए अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल कैन कॉज सोरनेस एंड रेडनेस और बर्न टू द स्किन। इसके बाद अब बॉडी के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स तक अगर ये इफेक्ट पहुंच जाए तो उससे पैदा होने वाले इफेक्ट्स हैं वो एक तो म्यूटेशन पैदा हो जाती है, बॉडी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, इंटरनली सेल्स तक ये फैक्टर पहुंच जाता है, और ये क्या कर सकता है कि जेनेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, यानी आगे आने वाली जनरेशन के अंदर डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज पैदा कर सकता है। इसके अलावा कैंसर भी और आई कैटरेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो कॉमन प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं जब क्रोमोसोम्स भी अफेक्ट हो जाते हैं इन रेडिएशंस के थ्रू। तो हमारे पास ये जो सिंपल और इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन में से कई एमसीक्यूज जो हैं वो बन के आ सकते हैं। उनको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है इस लेक्चर के पार्ट के अंदर, जो कि बुक की स्टडी से आप काफ़ी हद तक अपने एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं कुछ इंफॉर्मेशन की तरफ। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियर वेस्ट हैं, इसको हम 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें लो लेवल, मीडियम लेवल एंड हाई लेवल रेडिएशन सोर्सेज हमारे पास वेस्ट में पाए जाते हैं। इनके कुछ इफेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझेंगे। जैसे कि कुछ लो लेवल रेडिएशंस जो होती हैं, इनके इफेक्ट्स में अगर बॉडी को ये लो लेवल रेडिएशन एक्सपोज कर दी जाए तो हमारे पास लॉस ऑफ हेयर यानी कि एक कॉमन इफेक्ट है जो लोग कीमोथेरेपी भी करवाते हैं, आप जानते हैं कि इस एक्सपोजर में लॉस ऑफ हेयर बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा अल्सरेशन, बॉडी के अंदर जख्म प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि सॉफ्ट पार्ट हैं बॉडी के, इंटरनली ऑर्गन्स जो हैं उनमें। इसके अलावा स्टिफनेस ऑफ लंग्स, सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी सकती है जो फर्दर ऐसी बीमारी को प्रोड्यूस करती है, इसे हम रेडिएशन सिकनेस कहते हैं, जिसमें डायरिया, वॉमिट और फीवर वगैरह कॉमन है। तो रेडिएशन सिकनेस, ये सारा इफेक्ट जो है ये आपके सामने लो लेवल जो रेडिएशन है इसके एक्सपोजर से प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा अगर हाई लेवल रेडिएशन का एक्सपोजर देखें तो इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनल यानी कि ऑर्गन्स तक और ब्लड तक चला जाता है, जब जिसमें डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड सेल्स,
ब्लड सेल्स का अंदर में चेंज पैदा होना, जिसकी वजह से हमारे पास एनीमिया और लकीमिया जैसी भी डेंजरस बीमारियां जो हैं वो इस हाई लेवल रेडिएशन के एक्सपोजर से पैदा हो सकती हैं। अगर आप अपने बुक में टेबल को ऑब्जर्व करें जो साइड पे मौजूद हैं, तो अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह मौजूद है कि अगर हाई लेवल रेडिएशन की डोजेज माइक्रोसेवर्ट में देखी जाए तो हमारे पास 1000 माइक्रोसेवर्ट जो कि ऑलमोस्ट 1 सेवर्ट बनता है। इतनी एक्सपोजर अगर हाई लेवल की बॉडी को कर दी जाए तो इसके लिए रेडिएशन सिकनेस एक आम अफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 1 सेवर्ट तक हाई लेवल रेडिएशन सोर्स अगर बॉडी को दे दिया जाए तो बॉडी के अंदर मौजूद यानी कि जो अभी पड़ा डायरिया, फीवर, वॉमिट यानी रेडिएशन सिकनेस उस पर्सन को कॉज हो सकती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी ये वैल्यू को बढ़ाएं और 1.5 सेवर्ट तक जाएं तो ये बॉडी के अंदर टेम्पररी लो फर्टिलिटी को कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें 2.5 सेवर्ट तक अगर जाएं तो 2 इयर्स तक स्टेरिलिटी पैदा हो सकती है, यानी कि डेड बेबीज पैदा करने का जो परसेंटेज है वो बढ़ सकती है, जिसका इफेक्ट 2 साल तक रहेगा अगर इतना एक्सपोजर जो है बॉडी को दे दिया जाए। और अगर 4 सेवर्ट तक जाएं तो 4 सेवर्ट तक एक्सपोजर जिन एक्सपेरिमेंट्स में किया गया तो 60% तक पीपल की डेथ हो गई इस दौरान। इसका मतलब है कि काफ़ी परसेंटेज ऑफ यानी कि डेथ बढ़ जाती है अगर हम डोजेज को 4 सेवर्ट तक ले जाएं, और 60% तक अफेक्ट जो है वो देखा गया है। एंड 60% तक जो पर्सन थे इस अफेक्ट को, इस अमाउंट को लेकर उनको वो सर्वाइव नहीं कर सके एंड दैट कैन कॉज डेथ। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन आपकी बुक में भी मौजूद है, आप टेबल व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एवरेज टाइप ऑफ रेडिएशन जो कि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल होती है, इनके इफेक्ट्स को अगर हम स्टडी करें तो कॉमन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने कुछ इस तरह हैं कि जैसे कि अगर 1 साल तक टीवी को देखते रहेंगे, टीवी का एक्सपोजर 1 साल तक रहेगा तो 10 मिली सेवर्ट तक की रेडिएशन हम अब्जॉर्ब करते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा अगर हम देखें तो रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास जो लोग रहते हैं या उनके अंदर जो वर्कर फैसिलिटीज़ होती हैं वो 1 साल तक अगर उसके करीब रहेंगे तो 10 मिली सेवर्ट तक की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। सिमिलरली 30 मिली सेवर्ट की रेडिएशन को अब्जॉर्ब हम करते हैं अगर हम ल्यूमिनस वॉचेस जो हमारे पास होती हैं वो पहन के रखते हैं 1 साल तक, तो 30 मिली सेवर्ट तक की रेडिएशन को हम अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। खैर ये एक डिसकंटिन्यूड है, अब इस तरह की वॉचेस जो हैं वो कम अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा सेफ वॉचेस जो हैं वो आ चुकी हुई हैं। इसके अलावा अगर चेस्ट एक्सरे एक दफ़ा करवाया जाए तो 200 मिली सेवर्ट तक रेडिएशन को हम उस एक चेस्ट एक्सरे के दौरान अब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा रेडिएशन फ्रॉम ब्रिक हाउस, यानी कि जो घर बनाए जाते हैं, हम जानते हैं ब्रिक उसमें इस्तेमाल होती है, तो हम क्योंकि सराउंडिंग में हमारे पास डिफरेंट सोर्स ऑफ रेडिएशन मौजूद है जिसे हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, तो जो ईंटों से बना हुआ घर है उसके अंदर रहने पर 750 मिली सेवर्ट तक रेडिएशन हम 1 साल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हमारी बैकग्राउंड रेडिएशन का हिस्सा होती है। इसके अलावा मैक्सिमम डोजेज अलाउड टू द जनरल पब्लिक फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स, और इसके अलावा वर्किंग इन अ यूरेनियम माइन फॉर 1 मंथ, इनकी वैल्यूज भी 1000 मिली सेवर्ट तक एनर्जी को अब्जॉर्ब करवाती हैं। अभी आपसे एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है कि अगर हम 1 साल के बजाय 2 साल तक कोई 1 मंथ के बजाय 2 मंथ तक कोई 3 मंथ तक कोई यूरेनियम माइन में काम करेगा तो कितनी वैल्यू ऑफ यानी कि अमाउंट वो डोज वो अब्जॉर्ब करेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 मंथ में 1000 है तो 2 मंथ में 2000, 3 मंथ में 3000, इस तरह से वैल्यूज़ को पर ईयर पर मंथ वो बढ़ा भी सकता है। तो आपको वैल्यूज पर मंथ और पर ईयर अगर पता है तो पर अगर वो उसको बढ़ाता है टाइम को तो आप उतनी वैल्यूज उतनी ही अमाउंट को उससे अमाउंट या टाइम की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वैल्यू अगर ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा हो जाएगी, ऑफ कोर्स उनके डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमारे पास टिपिकल डोज रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी कि जो सराउंडिंग सोर्सेज हैं, तो 1 साल में 2500 मिली सेवर्ट तक एक आम शख्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा जो लोग फैसिलिटीज़ में काम करते हैं, यानी कि जो एक्सपोज होते हैं रेडिएशन से अपने काम के दौरान, लाइक हॉस्पिटल या न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्सेट्रा, तो फिर 50,000 मिली सेवर्ट तक रेडिएशन को भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो टेबल की इंफॉर्मेशन सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पूछा जा सकता है कि किसी भी एक सोर्स के थ्रू हम एक शख्स 1 साल में या 2 सालों में या 1 मंथ में, यानी इसके मुताबिक आपको वैल्यूज
पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज में कि कितनी एब्जॉर्प्शन होगी इन अ ईयर और इन अ 2 ईयर एक्सेट्रा। तो आप यहाँ से एमसीक्यू को फॉर्म कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और आपके पास सिंपल इंफॉर्मेशन बेसिक ये हैं और उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन पॉसिबल हैं एमसीक्यूज में, आप उनको जज कर लेंगे जैसे ही आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। बायोलॉजिकल यूजेस जो हैं हमारे पास, इसके जितने भी रेडियो आइसोटोप्स का हम एक्सपोज करते हैं, यानी कि जितनी भी रेडिएशन हमें अपने सराउंडिंग में बैकग्राउंड की सूरत में, यानी बैकग्राउंड रेडिएशन की सूरत में देखने को मिलती हैं, हम इनका बेहतर यूज़ करके इनको अपने काम में भी ला सकते हैं। हमारे पास जो सराउंडिंग यानी बैकग्राउंड रेडिएशन है उसका एक्सपोजर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल ही हैं। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एक पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू यूज़ करें तो हम उसको बेहतर तरीके से अपनी मेडिकल और अपनी सराउंडिंग यानी इंडस्ट्रियल फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ हम यूजेस देखते हैं इसके। तो जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के, जिसके हम रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू हासिल करते हैं, यानी वो आइसोटोप्स जो कि हम खुद से डिज़ाइन करते हैं, यानी कि ऐसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव नहीं होते जिनको हम खुद से रेडियो एक्टिव बनाते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं हमारे डिफरेंट चीज़ों में काम आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक टेक्निक बड़ी कॉमन है जिसे हम ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। इस ट्रेसर टेक्निक का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम बॉडी में, चाहे वो इंसानों की बॉडी हो या प्लांट्स हों, इनके अंदर डिफरेंट चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें बेसिकली जो ट्रैकिंग होती है वो हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट शामिल करते हैं बॉडी के अंदर और फिर उसको ट्रेस करते हैं बाय डिफरेंट ट्रेसर्स, यानी कि जो डिटेक्टर्स होते हैं वो उसका पाथ डिटेक्ट करते हैं। और वहाँ पे जहाँ पे हमारी प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं होती, वहाँ पे ये ट्रेसर्स पहुँचकर हमें वहाँ के हालात के बारे में बता सकते हैं। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल हम अमूमन पेशेंट्स में ब्लड के थ्रू जो ट्रैकिंग है वो की जाती है, या प्लांट्स में जो प्लांट्स के वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रैवल होता है फ्लूइड प्लांट्स में, उसमें भी हम ये फिनोमेना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो कार्बन 14 आइसोटोप जो है ये फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए एक बेहतरीन जो है वो आइसोटोप का यूज़ है इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ के अंदर अगर हम देखें तो हम जो क्रैक्स पाइप में आ जाते हैं, जहाँ पे अगर उसको प्रैक्टिकली अगर हम सही करना चाहें तो काफ़ी उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी और फिर वो सारा उसका स्ट्रक्चर भी ख़राब होता है। तो इसलिए हम बगैर कोई भी फिज़िकल जो है वो डिगिंग किए बगैर हम उसको इस ट्रेसर टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रैक्टिकली इसका एक यूज़ देखें तो शालीमार गार्डन जो लाहौर का है, वहाँ पे जो बहुत पुराना एक शावर सिस्टम उन्होंने नीचे बनाया हुआ है, इसके अंदर आप यानी कि फाउंटेन उससे प्रोड्यूस होते थे, उसमें क्रैक्स को आइडेंटिफाई किया गया इन्हीं रेडियो आइसोटोप्स के यूज़ के थ्रू, और बिना कोई खुदाई किए तो हमने उसको लोकेट करके सिर्फ उतने पार्ट को जहाँ पे आपको प्रॉब्लम रिसीव हुई बाय दैट ट्रेसर टेक्निक्स, तो हमने सिर्फ उतने हिस्से को रिपेयर किया, ना कि सारा का सारा जगह को खोद कर और पूरा का पूरा चेक करना पड़ा। तो इस तरह हमारा काफ़ी इससे जो हमारा मेहनत है वो बच जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो मेडिकल फील्ड में डायग्नोस्टिंग एंड थेरेपी के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए भी और डायग्नोस करने के लिए भी हम इन रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं, जिनमें कुछ नाम बड़े फेमस हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है, इसको हम थायराइड ग्लैंड्स को चेक करने के लिए, यानी गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हैं इनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम देखते हैं कि हम बॉडी में ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जब शामिल करते हैं तो जो डिफेक्टेड पार्ट होता है, यानी डिजीज पार्ट जो होता है, वो हाइपर एक्टिव ग्लैंड वो ज़्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, एज मच के वो ट्वाइस अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एक हेल्दी पार्ट के बराबर एब्जॉर्ब करता है। तो हमें वो फ़ौरन से पहले डिटेक्टर के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है कि ये वाला पार्ट जो है ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैन ज़्यादा ही एमिट भी करेगा, तो वो पार्ट अलग से दिखेगा हमें। तो वो जो डिफेक्टेड हिस्सा है हमें आसानी से इस ट्रेसर टेक्निक के थ्रू नज़र आ जाएगा। आयोडीन के अलावा सोडियम 24 को हम ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डाल के इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट बॉडी के पार्ट के अंदर, यानी कि ब्लड जब वेसल्स में फ्लो करता है तो सोडियम 24 उसमें इंजेक्ट करते हैं, जिसको बाद में ट्रेस करते हैं। तो हमें बॉडी का जो फ्लो जहाँ जहाँ ब्लड जाता है उसके साथ साथ हमें डिटेक्शन होती जाती है कि कहाँ कहाँ पे
डिफेक्टेड पार्ट मौजूद है, तो ये एक बेहतर ट्रेसर टेक्निक है जो कि सोडियम 24 यानी कि सोडियम का वो आइसोटोप जो कि 24 मास रखता है उसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी में गामा रेज का सोर्स है कोबाल्ट 60। इसकी मदद से हम बॉडी के अंदर डिफरेंट कैंसर्स को ट्रीट भी करते हैं। यहाँ से 2 MCQs बन सकते हैं कि हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कोबाल्ट 60 किस रेडिएशन का सोर्स है, तो वो गामा रेडिएशन का सोर्स है। इसके अलावा आयोडीन 131 यानी आयोडीन का जो 131 वाला आइसोटोप है इसको थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किडनी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 ये बेसिकली बीटा रेस के सोर्सेज हैं और इसको हम स्किन कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। स्किन कैंसर में बॉडी के बहुत ऊपर वाले हिस्से में यानी कि बहुत डेप्थ में हम रेडिएशन को नहीं भेजना चाहते और सिर्फ ऊपर तक रखना चाहते हैं स्किन पे, तो हम ये सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो फॉस्फोरस है बेसिकली बोन्स की एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि बोन इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से इंफॉर्मेशन हमें साइड टेबल पे भी मौजूद है। 21.4 टेबल आपको इस टाइम स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। अगर इससे आप वैल्यूज़ को देखें तो टेक्नीशियम 99 इसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स होती है। ये बॉडी के अंदर थायराइड अपटेक स्कैन्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम 24 है, ठीक है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। इसकी हाफ लाइफ 15 आवर्स होती है, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है ब्लड का, ठीक है, और प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो बुक पे आपको साइट पर टेबल्स में मौजूद है और थ्योरी में मौजूद है, इसकी रीडिंग से आपका काफ़ी हद तक जो काम है इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। आइए इसी तमाम जो काम हमने स्टडी किया है इसके रिगार्डिंग कुछ MCQs जो पास्ट पेपर में उनको हम देखते हैं। हमारे पास्ट पेपर MCQs में से पहला MCQ देखते हैं। 10 जॉल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय 10 ग्राम ऑफ मास फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स, व्हाट इज एब्जॉर्ब डोज। तो हम जानते हैं कि एब्जॉर्ब डोज के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट इज एनर्जी पर यूनिट मास। हमारे पास जो एनर्जी है वो हम जाउल में, तो 10 जाउल एनर्जी दी हुई है हमें, लेकिन मास को हम किलोग्राम्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मास है वो ग्राम्स में मौजूद है और हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, वेयर एज 1 ग्राम इक्वल टू 10 पावर -3 किलोग्राम्स होगा। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसके मुताबिक अपने इस मास को, तो डोज इक्वल्स टू 10 जॉल ऑफ एनर्जी ओवर मास 10 ग्राम्स है। तो अगर हम यहाँ पे 10 पुट करते हैं, 10 ग्राम्स इक्वल 10 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम बन जाएगा। तो 10 इंटू 10 पावर -3 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 10 इस 10 से कट जाएगा, बाकी बचेगा 1/10 पावर -3, ये -3 ऊपर जाएगा और बन जाएगा 10 पावर 3। और हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम अगर देखें अपनी ऑप्शंस में, तो आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो मैच करती है ऑप्शन बीटा से, दैट इज़ 1000 ग्रे और 10 पावर +3 ग्रे। तो दैट सही आंसर पहले MCQ के लिए हमारे पास है, दैट इज़ 1000 ग्रे। सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। आइसोटोप आयोडीन 131 इज़ यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ। तो हमने इस फेमस इंफॉर्मेशन को डिस्कस भी किया कि थायराइड ग्लैंड के जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए हम आयोडीन 131 को इस्तेमाल करते हैं और इसी के कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो थायराइड कैंसर के लिए हम आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं। सही आंसर हमारे पास इसके लिए है दैट इज़ डेल्टा। फेमस इंफॉर्मेशन है। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट MCQ देखते हैं जी। अ हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24 इज व्हाट विच इज़ यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड इन अ पेशेंट। तो हमने इस टेबल में जो कि टेबल 21.4 था उसमें हमने स्टडी किया था कि जो सोडियम 24 है उसकी हाफ लाइफ होती है 15 आवर्स। तो बीटा हमारी सही ऑप्शन है 15 आवर, जिसको हम बॉडी में मौजूद पेशेंट की बॉडी में मौजूद ब्लड की अमाउंट को या ब्लड प्लाज्मा को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 15 आवर इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस MCQ। नेक्स्ट MCQ देखते हैं जी। फॉर the radiotherapy of a patient, it is required to double the absorbed dose in gray. What step should be taken? हमने जिसकी absorbed dose है उसे डबल करना है absorbed dose को, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा इन ऑप्शंस में से। तो क्योंकि हम जानते हैं कि absorbed dose
का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है E/m, और पेशेंट का सेम है तो मास जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डोज का ताल्लुक एनर्जी से प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन की वजह से अगर हम देखें डबल करना चाहते हैं हम डोज को, तो हमें क्या डबल करना पड़ेगा, एनर्जी डबल करनी पड़ेगी, और ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन डेल्टा पे एनर्जी मस्ट बी डबल। सिंपल रिलेशन की वजह से हमने देख लिया कि अगर हम डोज को डबल करना चाहते हैं तो एनर्जी को भी डबल करना पड़ेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ मास। नेक्स्ट एमसी को देखिएगा, व्हाट इज एब्जॉर्ब डोज ऑफ सैंपल ऑफ 2 किलोग्राम विच इज गिवन एन अमाउंट ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी। अब मास की वैल्यू बता दी उसमें 2 किलोग्राम, एनर्जी जो उसमें एब्जॉर्ब करवानी है दैट इज 100 जूल। तो हमारे पास जो डोज का फॉर्मूला वो है एनर्जी बाय मास, एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है 100 जूल और डिवाइड करेंगे इसको 2 किलोग्राम मास से, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 50 ग्रे, और ये ऑप्शन हमारे पास चार्ली बनती है, ठीक है। दैट इज फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आंसर निकला है 50 ग्रे। सिंपल सा रिलेशन था डोज का, उसे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, विच आइसोटोप इज यूज्ड टू एस्टिमेट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन पेशेंट। पेशेंट के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के थ्रू हम डिफरेंट बीमारियां डायग्नोज करते हैं, तो उसके लिए हमने कहा था कि ट्रेसर टेक्निक में हम सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम 24 ऑप्शन मौजूद है अल्फा पे। सोडियम 24 इज़ यूज एज अ ट्रेसर टेक्निक इन ब्लड फॉर पेशेंट। अगर हम कोई भी बीमारी ब्लड के थ्रू ट्रेस करना चाहते हैं तो सोडियम 24 आइसोटोप हमारा बेहतरीन चॉइस होती है। लास्ट एमसीक्यू को डिस्कस करके अपना काम मुकम्मल करते हैं। Which of the following is unit of absorbed dose? Absorbed dose का यूनिट कौन सा है इसमें से? तो अगर हम देखें तो पहला सेवर्ट है, ये इक्विवेलेंट डोज का होता है। रदरफोर्ड जो है वो एक्टिविटी का यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी का। ग्रे इज अ यूनिट फॉर absorbed dose, whereas REM-B इक्विवेलेंट डोज का ओल्ड यूनिट है। तो ग्रे इज अवर करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर इसी के साथ मुकम्मल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।